हम्म हम्म। देखिए, जनरली हार्ट का प्रॉब्लम, वहां पे लोगों को दर्द होता है तो सबको लगता है कि हार्ट का प्रॉब्लम है। तो चेकअप करवा लेने से ये कंफर्म हो जाता है कि हार्ट का ही प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है। और जी, तो अगर हम चेकअप करवा लेंगे तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम है या नहीं है। और अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसी अनुसार हम उसका उपाय लगाएंगे ना। अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसके अनुसार हम आपको दवाई बताएंगे, उसके अनुसार क्या खाना है, कैसे करना है, क्या सावधानियां रखनी है। और अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर वो जरूर कहीं ना कहीं वात का प्रॉब्लम है। वायु बिगड़ रही है आपके शरीर में, और जहाँ पे इकट्ठा होती है ना वायु, वहां पे बहुत बहुत तेज पेन होता है, दर्द होता है। तो हम फिर वायु के अकॉर्डिंग उसका निवारण करेंगे। ठीक है। तो पहले हमें एग्जैक्ट पता चलना चाहिए कि समस्या है क्या, उसके अनुसार ही ना हम बताएंगे उपाय क्या है। ऐसे अंदाजे तो हम नहीं बता सकते कुछ भी, है ना। चलिए। चलिए, तो हम लोग 3 बार पहले ओम का उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओम। 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 तो क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए, आज हमारा जो विषय था वो था सप्त धातु। ठीक है ना। तो सप्त धातु को हम शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि सप्त धातु क्या है। जैसे कि नाम से हमें पता चलता है, सप्त यानी सात, और धातु यानी धर्म से ये लिया गया शब्द धातु है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का जनरली हम लोग मतलब समझते हैं जो सबको धारण करे, जो पूरी प्रजा का, सृष्टि का जो एक तरह से पालन करे, है ना, धर्म के अनुसार ये काम करे, ये करे। उसी प्रकार से धर्म से ही रिलेटेड ये शब्द निकला है धातु, जो पूरे शरीर को धारण करता है और शरीर के पोषण को भी ये संचालित करता है। तो 7 प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो शरीर को संचालित करती है सुव्यवस्थित तरीके से उसे चलाने के लिए। जिस प्रकार से, जैसे हम, अगर हम चरक संहिता की बात करें, आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा महर्षि चरक की, तो चरक संहिता के अनुसार जो उसमें महर्षि चरक ने जो लिखा है, उसमें कहा है कि धातु की विषमता ही विकार है। धातु की विषमता ही विकार है। विकार यानी रोग है। और धातु की समानता ही प्रकृति है, यानी धातु सामान्य रूप में है तो वो प्रकृति है। प्रकृति यानी स्वास्थ्य। ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, धातु की विषमता रोग है यानी विकार है, और धातु की समानता ही स्वास्थ्य यानी प्रकृति है। ठीक है। ये आपको चरक संहिता के 9वें अध्याय के चौथे श्लोक में मिल जाएगा। ठीक है। अब हम अगर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो जैसा मैंने क्लियर किया कि शरीर को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सप्त धातु की समानता बहुत जरूरी है। तो हम जान लिए 7 कौन कौन सी धातुएं हैं। तो पहला है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है। तो ये सब नाम आपको ऐसे होंगे कि समझ में नहीं आ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो उससे पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, रस कहने का मतलब होता है, रस जैसे आप जैसे फलों के रस निकाल रहे हैं, सब्जियों के रस निकाल रहे हैं, उसी प्रकार से मैं, देखिए, ये विषय काफी गहरा है आयुर्वेद के अनुसार मैं अगर बात करूं। लेकिन अभी हम सभी एक नॉर्मल पर्सन है, कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं है, कोई आयुर्वेद के स्टूडेंट नहीं है, तो मैं इसे बहुत जटिल शब्दों में ना बोलते हुए बस बोलचाल वाले भाषा में ही इसके बारे में बात करूंगी। और जब हम बेसिक चीज समझ लेंगे तब हम इसके कल यानी नेक्स्ट डे हम इसके अच्छे से आयुर्वेद के अनुसार इसका अध्ययन करवाऊंगी मैं। तो आज इसीलिए मैं इसे बहुत सरल और एकदम साधारण भाषा में बोलना चाहूंगी। जैसे हम खाना खाते हैं ना, रोटी, दाल, चावल, फल आदि जो भी चीज हम खाते हैं दिन भर, तो हमारा शरीर उसको पचा नहीं सकता है।
है ना। जैसे जैसे मैं कहूँ कि खेत में हमें पानी डालना है तो हम बर्फ डाल देते हैं, है ना। पानी क्यों डालें? तो बर्फ क्या है, वो सॉलिड चीज है, वो एक जगह इकट्ठा रहेगा। लेकिन अगर वही बर्फ पिघल के पानी में बन जाए तो वो पूरी जगह वो फैल जाएगा। उसी प्रकार से जब हम शरीर में खाना डालते हैं वो ठोस रूप में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सॉलिड फॉर्म में जब हम उसे डालते हैं तो उसको फिर पचाया जाता है। पचाने के दौरान सबसे पहले वो उसके रस को निकालेगा, यानी भोजन से जो रस निकल रहा है वो रस निकलेगा, और रस निकलने के बाद उसी से कुछ चीजें वो यूटिलाइज करेगा और कुछ कुछ आगे के लिए वो भेज देगा, जिसको हम कहते हैं रक्त। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है ना, कुछ उपधातुएं बनती है और कुछ मल बनता है। मैं इसके बारे में कल चर्चा करूंगी विस्तार से कि रस से कौन सी उपधातु बनती है और उससे कौन सा मल बनता है। जनरली रस से हमारी अश्रु और जो हमारा लार है वो बनता है, ताकि वो हमारे शरीर से बाहर हो जाए, और बाकी जो काम की चीजें हैं वो उसको आगे बढ़ा दी जाती है। उसके बाद क्या आता है, रस के बाद रक्त, यानी कि खाया पिया वो जो रस निकला, न्यूट्रिशन निकला, उससे फिर क्या बना, हमारा ब्लड, खून। ठीक है। खून बनने के बाद उसी से फिर आगे की ओर बढ़े तो मांस बनता है, हमारे मसल्स बनते हैं, है ना। जो पतले दुबले हैं उनके लिए स्पेशली मांस, मसल्स बनता है। और मसल्स जब और आगे की ओर बढ़ता है तब वो बनता है मेद। मेद यानी कि फैट, वसा। ठीक है। और उसके बाद फिर बनता है अस्थि। अस्थि यानी कि बोन। अस्थि जैसे बोलते हैं ना, अस्थि विसर्जन, शब्द पता ही, सुना ही होगा। अस्थि मतलब होता है बोन, बोन्स। उसके बाद फिर आता है मज्जा। आप जब बोन्स के अंदर देखिएगा तो बोन्स के अंदर एक लिक्विड चीज होती है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, उसे हम कहते हैं मज्जा। अगर आप में से कोई नॉन वेजिटेरियन होगा तो वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। जो नॉन वेज में स्पेशली जो चिकन का लेग होता है, जब आप अगर उसको खाते हैं तो अंदर से कुछ लिक्विड निकलता है, वही है मज्जा, यानी कि बोन मैरो। उसके बाद और अंत में बनता है हमारा शुक्र धातु, जो सबसे प्रीशियस धातु है। आप समझिए कि वो कितना लंबा जर्नी तय करके हमारा एक शुक्र धातु निर्माण निर्माण उसका होता है। तो उसमें कितना बल होगा आप ये सोचिए, और कितना समय लगता है इसको बनने में, और कितना बल होगा उसमें। ठीक है। तो मेन हमारा फॉर्म हुआ शुक्र। तो इस चीज को अगर हम संतुलित रखें ना तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाएंगे, और अगर इसी में असंतुलितता आ जाएगी तो हम क्या कहलाएंगे, रोगी कहलाएंगे। ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 7 प्रमुख धातुएं होती है जो शरीर के पोषण, वृद्धि और स्थिरता के लिए जिम्मेदार है। ये धातुएं भोजन से पोषण तत्वों को प्राय प्राप्त करके क्रमशः रूपांतरित करती, जैसा मैंने आपको बताया, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। अब मैं बात करूं कि ये 7 धातुएं के नाम और उसके कार्य के बारे में। ठीक है। तो जो रस होता है ना, रस से हमारे शरीर में जनरली पोषण का कार्य होता है और स्नेहन का कार्य होता है, यानी नरिशमेंट। शरीर को नरिश करता है, शरीर को पोषित करता है। और रक्त में ये क्या कहते हैं कि जो रक्त और लसिका होती है, लसिका कहने का मतलब हमारा हमारा जो बॉडी में नसों का जो जाल होता है ना, लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं, तो उसमें ये फैलता है। और अगर ये रस धातु हमारा प्रभावित हो जाता है या बिगड़ जाता है तो ये क्या है कि कफ की वृद्धि करता है और वात भी वृद्धि करता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया वात पित्त कफ के बारे में। तो कफ समझ ही रहे हैं, सर्दी खांसी को आप कह सकते हैं जनरल भाषा में, लेकिन एक्चुअल में कफ का मतलब सिर्फ सर्दी खांसी ही नहीं होता है। ठीक है। और भी बहुत सारी इससे चीजें बिगड़ती हैं। तो कफ भी बढ़ता है और वात भी आपका गड़बड़ होता है अगर आपका रस धातु यानी पहला धातु आपका अगर बिगड़ता है। तो समझ में आ रहा है सभी को? तो ये हुआ। उसके बाद फिर एक सेकेंड, रक्तवाहिनी, शरीर में स्थिरता, शरीर में स्थिरता। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा था हमारा रक्त। ठीक है। तो जो रक्त का जो मेन प्रमुख कार्य होता है ब्लड का, वो है ऑक्सीजन और पोषण का वितरण करना। ऑक्सीजन और पोषण का वितरण करना। अब मान लीजिए कि खाने से हम लोगों ने उसके न्यूट्रिशन को निचोड़ा, अब वो ऑक्सीजन और पोषण में उसका कॉम्बिनेशन होता है। ओके, सॉरी सॉरी, म्यूट था मेरा। तो मैं ये कह रही थी
कि जब हमारा जो सेकंड धातु फॉर्म होता है, पहला तो रस था, सभी को समझ में आ गया, याद हो गया रस, खाना खाएं, चबाएं, चबाने के बाद उससे रस निकला, ठीक है। और फिर रस हमारे शरीर का क्या किया, स्नेहन का काम किया, इसको नरिश करने का काम किया, शरीर को पोषण दिया। अब उस पोषण से सिर्फ एक बार नहीं पोषण नहीं मिल जाता कि शरीर को पोषण मिल गया काम खत्म, नहीं। उसके बाद जब वो पोषित हो जाता है तब फिर उससे रक्त बनता है, ब्लड बनता है, खाया पिया लगा तभी खून बना। अब खून क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके कैरी करता है। अगर हम इस पे डीप जाएं, थोड़ा सा मैं डीप जाऊंगी, ज्यादा नहीं। जैसे हम श्वास लेते हैं ना, सांस लिए फिर सांस छोड़े, आपको लग रहा है कितना आसान काम है सांस लेना सांस छोड़ना। आपको मालूम है ये जब सांस अंदर जाता है तो किस तरीके से हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। ये सांस में, ये हवा में ऑक्सीजन के कण है और उन ऑक्सीजन को हम रखते हैं और बाकी सारी चीजों को बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए सांस लेते हैं और फिर छोड़ते भी, वरना सिर्फ सांस लेते ही लेते छोड़ने वाला काम क्यों करते हम, है ना। तो जब हम ऑक्सीजन को अंदर भरते हैं वायु के साथ, तो ऑक्सीजन को हम रख लेते हैं। ऑक्सीजन मतलब जो आपको जिंदा रहने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, अगर आपकी नाक बंद कर दी जाए और बोले कि सांस मत लो, तो आप जिंदा रह सकते कितने देर, नहीं रह पाइएगा। तो वो क्यों करा जाता है, वो हवा में क्या है, वही तो है वो ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो रक्त अच्छा करता है, क्योंकि रक्त ही हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, घूमता है। रक्त ही है जो पूरे शरीर में घूमता है, ट्रैवल करता है। खून बहता है ना पूरे शरीर में, तो पूरे शरीर में जो पोषण निकला है उसको पहुंचाएगा। पेट में टूटा पचा, उसके बाद अब यहाँ पे चाहिए, अगर बालों को चाहिए तो बालों को देगा, पैर को चाहिए तो पैर को देगा। समझ गए। तो बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करी हूँ, अगर फिर भी किसी को समझ में ना आए तो हैंड रेज कर सकते हैं। फिर अगर ये बिगड़ेगा हमारा, यानी रक्त जो धातु बिगड़ती है, तो इससे पित्त वृद्धि होगी और वात भी विकृत होगा, हमारा पित्त बढ़ेगा, यानी बॉडी में हीट बढ़ेगा, जिसके चलते आप समझ ही रहे हैं, बाल का सफेद होना, बाल का सफेद होना, पेट की गर्मी बढ़ जाना, शरीर में जलन होना, और जिसके चलते फिर आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, इरिटेशन बहुत होगा, ये सब चीजें होंगी। अब तीसरा जो धातु है वो है मांस। मांस यानी कि मसल्स, मसल्स यानी जिसको कहते हैं ना मांसपेशी, जो मांस बन रहा है वो फैट नहीं, मांस, असल असली मसल्स, जो स्पेशली जिम में लोग जाते हैं बनाने के लिए मांस बॉडी, तो वो ही वाला मांस। अब वो कैसे बनेगा, तो मांस है, तो रक्त अगर हमारा बना तभी रक्त आगे की ओर बढ़ता है और मांस का निर्माण करता है, ठीक है। एक, ठीक है। तो हम लोगों ने दूसरा भी धातु जान लिया। पहला धातु क्या था, रस, खाना खाया रस निकला, रस से फिर क्या बना, रक्त बना। और रक्त जब पूरे शरीर में पोषण को पहुंचाया, उसके बाद फिर हमारा शरीर को पोषण मिला, तो शरीर में मांसपेशियां हमारी बनी, हमारा शरीर बॉडी बिल्डिंग अच्छे से उसका हुआ, है ना। शरीर एक सुडौल रूप में आ गया, ठीक है, सभी समझ रहे हैं बात को। लेकिन अगर मांस तत्व यानी हमारा मांस धातु जो है वो अगर अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना, मांस की वृद्धि कम कम हो रही है, नहीं बन पा रहा है, रक्त से अगर मांस में कन्वर्टिंग नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके कफ वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। कफ वृद्धि के लिए यानी कि कफ बढ़ाएगा, ठीक है। पित्त को भी कहीं ना कहीं संतुलित, मतलब पित्त तो खैर संतुलित रहेगा, लेकिन कफ वृद्धि करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा विपरीत है यहाँ पे। फिर हम अगर आगे की ओर बात करें, तो आगे है हमारा फैट, ठीक है, फैट टिश्यूज जिसको हम कहते हैं मेद, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा इजी में लेके बार बार कह रही हूँ, मैं चल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए, आराम से पूछिए, क्योंकि जानना जरूरी है सभी को ये सब चीजें, क्योंकि आपको भी किसी और को पढ़ाना है और समझाना है। तो जो मेद है, जो फैट है, हमारी बॉडी में स्नेहन का काम करता है, ऊर्जा का संचयन करता है। देखिए, फैट अगर सही मात्रा में शरीर में हो तो अच्छा है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर वो मोटापा बन जाता है ना। वजन अगर सही मात्रा में हो तो जरूरी है, वजन भी फैट भी जरूरी है,
लेकिन वही फैट अगर अत्यधिक मात्रा में बन रहा है तो फिर वो नुकसानदेह है। तो उसको बैलेंस करके चलना। अगर फैट हुई हमारे बॉडी में तो हमारा बॉडी तो देखने में सुंदर लगेगा। बहुत ज्यादा ऐसे पतलू दुबलू सा है कोई है तो कैसा लगता है कि थोड़ा मोटा चाहिए, थोड़ा सा शरीर में आए, है ना, फैट वगैरह। तो बॉडी को एक सुंदरता प्रदान तो करता ही है, साथ ही साथ एक स्नेहन का काम, नरिशमेंट का काम करता है। और फिर उसके बाद ऊर्जा का संचयन भी करता है। ठीक है, आप मान लीजिए किसी दिन आपने खाना नहीं खाया, ये किसी कारणवश आपने पूरे दिन कुछ नहीं आपने भोजन किया, तो ऐसा नहीं है कि आप जीवित नहीं रहिएगा, है ना। एक दिन खाना नहीं खाए तो जीवित नहीं रहिएगा। बिना खाना खाए व्यक्ति कम से कम 10-15 दिन तो रह ही जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर में पहले से खाया हुआ हमारा जो फैट है, पहले भी खाए थे, आज से 1-2 महीने पहले, साल भर जितना भी खाया है, उससे क्या बनता है हमारा, तो उससे क्या बनता है हमारा, रस, रस रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में पहले से स्टोर्ड रहता है, संचित रहता है। तो जब हम नहीं खाते हैं तो उसी फैट से टूट करके हमारे बॉडी को वो पोषण प्रदान करता है। तो इसलिए फैट होना भी बहुत जरूरी है। ज्यादा हो जाएगा तब फिर आप मोटापा यानी आपकी कफ बिगड़ेगी। और वात लेकिन संतुलित रहेगा। वात वाले लोगों के लिए फैट बढ़ाना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। फैट के बाद आता है हमारा बोन, हमारा हड्डी, है ना, हड्डी यानी कि अस्थि। तो उसके बाद फिर जब ये फैट अच्छे से बन रहा है तभी हमारी हड्डी अच्छी बनेगी। हड्डी अच्छी बनेगी मतलब हमारी अगर हड्डी सही सलामत है तो हम कहते हैं कि हमारे कैल्शियम की कमी नहीं है, विटामिन डी की कमी नहीं है। तो ये सब चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी हड्डी वीक हो रही है, कमजोर हो रही है। जैसा आपका पहला शरीर हष्ट पुष्ट था, हड्डी मजबूत थी, तो फिर अगर ये चीजें कम होने लगेंगी तो आपकी हड्डी जो पहले से स्वस्थ थी अब वो अस्वस्थता की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो शरीर को धारण तो वही करती है, शरीर को खड़ा करना, चलाना, बिठाना, उठाना। हड्डी नहीं होगा तो आप सोचिए आपका शरीर कैसे काम करेगा, है ना। एक ढांचा जो मिला हुआ है शरीर से ही मिला हुआ है ना, शरीर पूरे शरीर का। तो और हड्डियों की मजबूती जरूरी है, वरना क्या होगा, फिर आप चल नहीं पाइएगा, है ना। घुटने की प्रॉब्लम से क्या हो रहा है, लोगों को चल नहीं पा रहे हैं। और फिर कफ बढ़ेगा और सॉरी वात बढ़ेगा और कफ संतुलित रहेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए किसी भी चीज का सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नहीं होता है, उसके कुछ फायदे भी होते हैं। इसीलिए मैंने बताया वात तो बढ़ जाएगा लेकिन कफ संतुलित रहेगा। ठीक है, बेसिक चीजें मैं सिर्फ अब बता रही हूँ। बोन मैरो यानी कि मज्जा, जैसे हड्डी के बीच में जो लिक्विड होता है ना, उसे हम बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि उसकी कमी होने से भी बहुत सारी बीमारियां आजकल के देखने को मिल रही हैं। और जो मज्जा होता है ना, जो हड्डी के अंदर की जो लिक्विड है, तरल है, पदार्थ है, उसी से वो नर्व सिस्टम्स का हमारे पूरे बॉडी में, खैर वो अलग विषय है, मैं अभी ज्यादा उसको, है ना, डिफिकल्ट नहीं बना रही हूँ इस टॉपिक को। तो उसके बाद फिर अस्थियों का पोषण और स्नायु की शक्ति। अस्थि को जो पोषित करता है यानी हड्डियों को जो मजबूत रखता है वो है अस्थि, ये मज्जा यानी कि बोन मैरो। साथ ही साथ हमारे शरीर में स्नायु, स्नायु का पूरा एक जाल फैला हुआ है। स्नायु कहने का मतलब रक्त वाहिनी हम नहीं कहेंगे यहाँ पे, ये वायु के लिए ये जगह खाली स्थान बनाया गया है। अगर मैं योग के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमारे शरीर को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। एक तो फिजिकल बॉडी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है हमारा कारण शरीर। तो जो हम प्राणायाम करते हैं ना, जो श्वास भरना छोड़ने वाली जो क्रिया है प्राणायाम, तो ये प्राणायाम का जो कार्य है ये हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए है, ना कि ये फिजिकल बॉडी के लिए है। ठीक है, अगर मोटे रूप से देखें तो हमारा सूक्ष्म शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिजिकल शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए हम प्राणायाम करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन हमारे अंदर चक्रों का ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं आगे उसको समझाऊंगी किसी अगले क्लास में आहार के बाद। तो चक्रों का है, प्राणों के बारे में बहुत सारी चीजें, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि योग में कवर होंगे। तो इस प्राण जब हम श्वास भरते हैं ना
तो एक तो रक्त वाहिनी है जिसमें रक्त बहते हैं, और एक जो वाहिनी होती है जिसमें वायु बहता है, जो कि इस फिजिकल बॉडी में नहीं आता, वो सूक्ष्म शरीर में आता है। देखा जाए तो ये इसका कोई एक फोटो जैसे हम कहें ना कि कैसे दिखता है दिखाओ, तो वो दिखने वाला नहीं है। चक्र बोलेंगे दिखाओ, नहीं दिखेगा। आत्मा बोलेंगे दिखाओ, नहीं दिखेगा। लेकिन होता है ना। ये हम सभी जानते हैं कि होता है, मगर वो हमारे इस भौतिक आंखों से नहीं दिखेगा। अगर इस आंखों से देखने की हम कोशिश करें, तो ये भौतिक आंखों से हमें वो चीजें नहीं दिखेंगी। अब जैसे मैं कहूँ कि हवा है, आप बोलेंगे कि कहाँ है हवा, लेकिन पता है हमें हवा है, तभी हम जिंदा है। दिखती नहीं है मगर है। तो वो सब चीजों को देखने के लिए हमें ये भौतिक आंखें केवल पर्याप्त नहीं है। उसी प्रकार से ये लसिका भी है, ये पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करवाती, जो हम प्राणायाम के द्वारा करते हैं। जैसे खास करके अनुलोम विलोम हो गया, नाड़ी शोधन हो गया। तो जो नाड़ी है वो क्या है ना, वो सिर्फ नसों के बारे में नहीं बात कर रहा है। असल में वो नाड़ी, यहाँ पे कुछ अलग प्रकार की नाड़ी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो वो योग में चैप्टर्स में मैं कवर करूंगी। आज आयुर्वेद पे हम लोग चर्चा करते हैं ना। और आखिरी है हमारा शुक्र। शुक्र यानी कि रिप्रोडक्टिव टिश्यू, जिससे हमारा जनन होता है, सृजन होता है। तो शुक्र धातु की फिर लास्ट में फिर इसका ये बनेगा। तो आप देख लिए, बोन मैरो के बाद ही, बोन मैरो तक अगर आप जा पा रहे हैं अच्छे से, आपका खाया पिया लग रहा है, तभी आप बोन मैरो तक जा पाएंगे। वरना क्या हो रहा है, यहाँ पे खाया पिया रक्त ही बन जाए वही काफी है। रक्त तक नहीं लटक के रह जा रहे हैं, कहीं तो बोन तक ही लटक के रह जा रहे, बोन मैरो बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे खाने में उतना पोषण ही नहीं है। हम रूखा सूखा खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, या फिर बाहर की ऐसी चीजें खा रहे हैं जो कि जीवित है ही नहीं। जीवित कहने का मतलब क्या, जैसे जनरली आज जो हम पिज्जा बर्गर या बाहर की ऐसी चीजें खा रहे हैं, तो क्या वो जीवित भोज्य पदार्थ है? नहीं है जीवित भोज्य पदार्थ। क्या उसमें जीवन है? अगर जैसे आप अंकुरित खा रहे हैं, आप उसको मिट्टी में डालिए, उससे पौधा निकलने का क्षमता है उसमें, मतलब वो जीवित आहार है। आप बर्गर को, पिज्जा को जमीन में गाड़िए, उससे क्या पौधे निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे, तो वो मृत आहार है। तो जो जीवित आहार है उसी से ही हमारे ये क्रियाएं आगे की ओर बढ़ेगी। मृत आहार से हम सोच रहे हैं कि अगर हम कुछ अच्छा कर ले, तो आप कहीं ना कहीं बीच में लटक जाइएगा, आप आखिरी सप्त धातु तक आप नहीं पहुंच पाइएगा। और जो आखिरी धातु है वो है हमारा शुक्र धातु। तब शुक्र धातु जाके हमारा निर्माण होता है शुक्र धातु का, और इसके अंदर प्रजनन क्षमता होती है, जो सबसे उच्च लेवल की जो क्षमता है, या कह लीजिए कि भगवान की बनाई हुई जो एक चीज है ना, प्रजनन तक हम पहुंच पाते हैं। आज प्रजनन तो भले ही सब कर ले, बच्चा पैदा कर ले, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो शिशु जन्म दिया है, वो पूर्ण रूप से मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि माता पिता ने जो खाया है उसी से क्या बन रहा है, रस बन रहा है, रस से रक्त बन रहा है, रक्त से, है ना, समझ रहे हैं ना, रस रक्त मेद बन रहा है, मेद से मांस बन रहा है, सॉरी सॉरी, रस रक्त मांस पहले बनेगा, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। तो वो बन जाए जैसे तैसे करके ही बन जाए। लेकिन एक जो कह लीजिए कि जो व्यक्ति अच्छे से खा रहा है, योग प्राणायाम कर रहा है ना, जीवन शैली उसकी बहुत अच्छी है, कोई टेंशन नहीं लेता है, तो जो उसकी धातु होगी और जो आपकी धातु होगी, दोनों में बहुत अंतर होगा। उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो जैसी क्वालिटी होगी वैसी संतान होगी। तो हमें अगर उत्तम संतान की प्राप्ति करनी है ना, संतान में चाहिए कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, बलवान हो, आरोग्य हो, आज्ञाकारी हो, है ना, वो सारे गुण चाहिए। तो हमें शुक्र को, क्वालिटी को, शुक्र की क्वालिटी को बढ़ाना होगा। तो कैसे बढ़ेगा? भोजन से ही बढ़ेगा, समझे। तो ये तब जाकर के हमारा शुक्र धातु बनता है। अगर देखा जाए तो ये कफ वृद्धि के लिए अच्छा है, जिनकी वात की प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए फिर शुक्र धातु का अगर संचयन है शरीर में, तो उन्हें कभी भी वात का रोग नहीं होगा, वात से जुड़ी कोई समस्याएं नहीं होंगी, संतुलित रहेगा। और जो पित्त है वो भी हमारा संतुलित रहेगा। जब वात कफ संतुलित है ना, कफ अगर वृद्धि है तो वो वात को दबा के ही रखेगा। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो पित्त भी संतुलित रहता है। तो मतलब त्रिदोष, तीनों के तीनों दोष सम अवस्था में रहेंगे, यानी व्यक्ति कैसा हो गया? स्वस्थ हो गया। तो चरक संहिता के अनुसार हम लोगों ने ये जान लिया कि किस प्रकार से धातु हमारे जीवन का एक तरह से लेखा जोखा रखती है, उस शरीर का पोषण करती है। तो 9वें अध्याय के चौथे
श्लोक में चरक संहिता के अकॉर्डिंग, महर्षि चरक के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि धातु की विषमता ही विकार का कारण है और धातु की समानता ही प्रकृति है। ठीक है, अगर धातु विषम हो जाता है यानी ऑड हो जाता है यानी बिगड़ जाता है तो वो रोग का कारण है, और अगर धातु समान अवस्था में है तो वो स्वास्थ्य का कारक है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। चलिए, तो इतना हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका देख लिया। तो अब हमारे पास केवल 5 मिनट है, तो उसमें हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि हम कैसे पहचाने सप्त धातु, अगर हमारा बिगड़ा हुआ है तो हम कैसे पहचाने कि ये विकृत है ना, इसके लक्षण क्या क्या है, इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं और बाकी कल हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, जो धातु है, पहला धातु है रस। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग लास्ट में ले लेंगे, ठीक है, 5 मिनट के बाद। तो जो रस धातु है, अगर वो कम हो जाता है हमारे शरीर में, है ना, अगर हम भोजन अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो पहले में ही हमारा पत्ता साफ, है ना, रस ही नहीं बन रहा है तो आगे की कैसी बनेगी, सारी धातुएं नहीं बन पाएंगी, जैसे तैसे बनेंगी। तो जो रस है, अगर वो अल्प मात्रा में बन रहा है हमारे शरीर में तो शरीर में एक शुष्क त्वचा हो जाएगी, त्वचा जो है ना, हमारा जो स्किन है वो शुष्क हो जाएगा और हमारे शरीर में हमेशा कमजोरी बनी रहेगी, जिसको कहते हैं ना न्यूट्रिशन की कमी, माल न्यूट्रिशन, जिसको हम मॉडर्न साइंस में कहते हैं, तो ये हो जाएगा। और अगर ये बढ़ जाता है, धातु बढ़ता है, तो इससे क्या होता है, रस अगर बढ़ गया वो भी सही नहीं है। रस अगर बढ़ गया तो शरीर में सूजन हो जाएगा और अधिक इसका कह लीजिए कि वो दिक्कत करेगा, शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा। मोटापा वो सेंस में नहीं, वेट वाला वेट गेन तो होगा लेकिन शरीर में एक सूजन सा भी बढ़ जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। एक वेट गेन भी दो तरीके का होगा, एक होता है कि बिना खाया हुआ शरीर बढ़ जाना और एक होता है कि खा खा के वेट बढ़ा लेना। ठीक है, वो दोनों अलग चीज है। फिर अगर रक्त रक्त अगर अल्प मात्रा में बन रही है और अगर वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा, तो रक्त अगर अल्प मात्रा में बन रही है तो शरीर का जो त्वचा का जो रंग है वो पीला पड़ जाएगा और थकान भी रहेगी। ठीक है, ज्यादा बन जाएगा तो लास्ट में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आया कि पूछना क्या चाह रहे हैं आप, मतलब कैसा है क्या। चलिए, आवाज नहीं आ रही है। वृद्धि के लक्षण, अगर ये रक्त बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो त्वचा के ऊपर चकत्ते और कह लीजिए कि जो लाल रंग का काफी ज्यादा कुछ ऐसे चकत्ते वगैरह होने लग जाएंगे। रक्त का अगर वृद्धि होगी शरीर में तो रक्त बढ़ना भी सही नहीं है, रक्त घट जाना भी सही नहीं है। मांस अगर हमारी शरीर में अल्प मात्रा में बन रही है तो ऑब्वियसली ये शरीर दुर्बल पतला सा दिखेगा, और अगर मांस बढ़ जाएंगे तो शरीर में एक भारीपन भी आ जाएंगी, गांठें आ जाएंगी, शरीर में अकड़न आ जाएंगी। ठीक है, अगर मेद धातु, ठीक है, मेद धातु यानी फैट बढ़ जाएगा तो दुर्बलता, त्वचा का रूखापन, और अगर ये बढ़ गया तो फिर मोटापा और आलस्य आ जाएगा। जी अंकल, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, ओके ओके। चलिए, फिर अस्थि यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं वो अगर सही से नहीं बन पा रही है, अल्प मात्रा में बन रही है, तो हड्डियों में कमजोरी आ जाएगी, जो कि बुढ़ापा में आपको अक्सर देखने को मिल रही है। और बुढ़ापा क्या, अभी से ही देखने को मिल रही है। और अस्थि बढ़ जाएगी तो फिर हड्डियों में मोटापा आ जाएगा, वो भी फिर सही नहीं है। हड्डियां भारी हो जाएंगी या फिर उसके साइज में वृद्धि हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं भी आपको पेन क्रिएट करता है। कभी कभी यूरिक एसिड से भी हड्डियां बढ़ने की शिकायतें होती है। ठीक है, तो ये सब चीज देखिए, वो एक मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जो है वो अलग बातें हैं, अभी हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हड्डियों की मोटाई भी बढ़ जाती है तो वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है ना, उससे भी बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद हमारा मज्जा यानी कि अस्थि के बाद क्या बना, बोन मैरो बना। तो बोन मैरो अगर कम बन रहा है तो स्नायु की दुर्बलता आ जाएगी, आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। प्राण शक्ति कमजोर हो जाना मतलब पूरे फिजिकल बॉडी, मतलब ये जो पूरा शरीर है ना, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे रोग एक साथ इकट्ठा होने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी प्राण शक्ति ही पूरी की पूरी बिगड़ गई है। ठीक है, और अगर ये बहुत ज्यादा बन गया
तो सिर में हमेशा भारीपन सा आपको महसूस होगा, सर भारी लगेगा आपको हमेशा। ठीक है। और आखिरी है जो शुक्र है, अगर शुक्र घट गया तो इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है, बांझपन जिसको कहते हैं, और थकान तो रहेगी ही रहेगी, शरीर में वीकनेस, थकान, कह लीजिए हमारा जो फिजिकल और जो मेंटल स्टेटस है वो भी बहुत कमजोर हो जाएगा। और अगर ये बढ़ गई, शुक्र धातु अधिक बढ़ गई तो भी दिक्कत करेगा, आपके अंदर अत्यधिक वासना, काम, इच्छा बढ़ जाएगी, जो कि वो भी सही नहीं है। ठीक है। तो इतना हम लोगों ने समझा। और आखिरी एक और मैं चीज पढ़ा देती हूँ, त्रिदोष संतुलन और सप्त धातु, यानी कि जो हमारा दोष है वात पित्त कफ, तो अगर वात जो है हमारा बढ़ता है ना, बिगड़ता है, कह लीजिए इन सेंस वात अगर हमारा बिगड़ता है तो उससे अस्थि और मज्जा पे प्रभाव पड़ेगा। वात बिगड़ता है तो अस्थि और मज्जा पे प्रभाव पड़ेगा। अस्थि और मज्जा वाला जो एलिमेंट है ना, जो धातु है, वो फिर विकृत होंगी। और अगर बात हमारा संतुलित रखना है ताकि हमारा अस्थि मज्जा विकृत ना हो, वो सही से उसका निर्माण हो हमारे शरीर में, तो हमें तिल का तेल और गिलोय का सेवन करना चाहिए। अगर मैं एक लाइन में कहूँ, किसी एक वस्तु का नाम लूं, तो इसलिए मैंने कहा तिल का तेल। ठीक है। वात के लिए तिल का तेल सबसे उपयुक्त माना गया है। तिल के लड्डू खा सकते हैं, तिल की चटनी बना के खा सकते हैं, है ना। लेकिन तेल इसलिए कहा गया है क्योंकि शरीर में वात बढ़ रहा है, सूखापन, रूखापन बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो जहाँ रूखापन वहां तेल लगाते तो कितना अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी चिकनाई वाली चीज का वर्णन किया है। फिर उसके बाद है पित्त। पित्त कहने का मतलब क्या है, आप समझ ही रहे हैं। पित्त मतलब कि शरीर में गर्माहट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते रक्त और शुक्र हमारा नाश होगा, रक्त और शुक्र का नाश होगा। अगर इसे बैलेंस रखना है तो शतावरी और आंवला का सेवन आप कर सकते हैं, शतावरी और आंवला का सेवन। कफ अगर आपका बिगड़ रहा है तो जिसके चलते रस भी बिगड़ेगा, आप खाया पिया शरीर में लग नहीं पाएगा। ठीक है ना। मांस भी बनेगा नहीं ठीक से, और मेद भी प्रभावित होगा, यानी कि बहुत ज्यादा फैट बढ़ जाएगा आपके अंदर। जिसके वो बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण का। ठीक है। और हल्दी का भी इस्तेमाल अच्छा बताया गया है। तो ये दोनों चीज जितने हो अच्छे हो, ऑर्गेनिक हो, तो आप इससे इसका ले सकते हैं। बाकी हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तब तक किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं, आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। तो धन्वंतरी को याद करते हुए आज की क्लास को समाप्त करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। ओम शांति 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 है। सभी को शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।